हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। ये देखिए एनसीईआरटी का सीज़न चल रहा है और इसमें हम 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी कवर करा रहे हैं। अगर कोई भी किसी को भी अगर यूपीएससी देना है और यूपीएससी आपका आपका 2025 वाला हो, 24 वाले के लिए भी काम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 25-26 जो टारगेट किया है तो उसके लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल है ना। एक बार अच्छे से आप एनसीईआरटी समझ लेंगे, फिर कोचिंग भी कर लें, प्रैक्टिस भी कर लें क्वेश्चन का। 24 में भी अगर आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम 24 वाले को लिए बोल सकते हैं। और मेरा टारगेट भी है 26 मई के पहले आपकी सारी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। सैटरडे संडे में हम आपको क्या कराएंगे, यूपीएससी के मॉक टेस्ट सॉल्व करा देंगे, जिस भी कोचिंग के हमें मिलेंगे वो। तो हम लोग आज चैप्टर नंबर 4 को देख रहे हैं एनसीईआरटी का। हाँ, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी चल रही है, हमारे अतीत बुक का नाम है। तो चैनल पर जो कोई अभी नया है इसको लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को शेयर कर दे। देखिए ये फ्री में सारी चीज़ें हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन और भी कहीं मिल जाएंगी, लेकिन पढ़ोगे तो आप यूट्यूब से। ठीक है, हम कोई बड़े यूट्यूबर नहीं, लेकिन मेरा मकसद ये कि एनसीईआरटी बेसिक हर जगह आप कोचिंग में किसी में जाएंगे 2-2.5 लाख रुपए जो फीस देता है, पहले भी कोचिंग वाले भी यही कहते हैं भैया कि एनसीईआरटी इसके साथ होमवर्क में आपको पढ़ के आना। नोट्स एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं रहता। तो या तो आप पहले ही से पढ़ते चले या बाद में पढ़ना एनसीईआरटी। चलिए चैप्टर नंबर 4 को देखते हैं, इसमें क्या क्या। तो ये लिखा है कि इसमें क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्र। तो किताबें तो बहुत सारी बताती हैं, अब थोड़ा सा कब्र के बारे में आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो कब्र को देख लेते हैं ना। किताबों को सोचा होगा, सुना किताब में बहुत सारी चीज़ें नॉलेज देती है, बट कब्र से भी साक्ष्य मिलते हैं। कैसे कुछ चीज़ें पता चलती है हमें, क्या इस कब्र के अंदर क्या था, तो कितने सालों पुराना होगा, पहले के लोग कैसे रहते होंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ एक बच्चे की कहानी है। बच्चे मोस्टली यहाँ पे जेंडर केवल फीमेल को यहाँ पे बताया गया, तो कोई भी लड़का हो या लड़की सारी चीज़ें फीमेल पढ़े। तो पुस्तकालय में मैरी करके एक लड़की है और ये पुस्तकालय जाती है तो देखती है कि ढेर सारा बहुत बड़ा सा पुस्तकालय। भाई बच्चे हैं, उन्होंने पहले अपनी क्लास देखी होगी, क्लास से बस यही सबसे बड़ा लगता था ना, लेकिन जब वो पुस्तकालय में जाती है तो देखती है तो मेरी क्लास से भी पुस्तकालय बड़ी पुस्तकालय। तो रीड करते हैं। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। किसने? शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज भी पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे तो मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। ठीक है, तो उसकी कक्षा, ये देखो ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे चीज़ें नहीं है, इसके बाद जो आएंगे। तो उसने देखा कि पुस्तकालय काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। तो लाइब्रेरी में यही मिलेगा आपको, है ना। तो मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण आपकी कुरान हो सकती है, नोबल हो सकती है ना, और वो गीता हो सकती है, रामायण हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो उसने कहा कि शिक्षक ने कहा कि उसमें उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। तो इस चैप्टर में मोस्टली हम वेदों पे फोकस करेंगे। मेरी सोचने लगी कि वेद क्या होते हैं। तो जब उसके दिमाग में आया कि वेद क्या होते हैं, ये क्वेश्चन हम लोगों के भी दिमाग में आना चाहिए कि वेद होता क्या है, इसके बारे में रीड करना। तो एक क्वेश्चन बना के छोटी सी एक बच्चे की जिज्ञासा पूरी करने के लिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या होता है, तो मैरी को कैसे पता चलेगा, चलो पता लगाते हैं कि वेद क्या होते हैं। तो दुनिया की प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक है ना। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 प्रकार के होते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं ना। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो 4 वेद ये हो गए। सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद हो। इसमें ये क्वेश्चन सीधा मिल गया कि आपका हमेशा कोई भी आप वनडे एग्जाम है, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पुराना वेद कौन सा, तो ऋग्वेद। और इसकी रचना की लगभग ही हम बात करें तो 3500 साल पहले इसकी लगभग रचना हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं जिन्हें हम सूक्त कहते हैं। तो जितनी भी इस समय प्रार्थनाएं लगभग 1000 से ज़्यादा, तो उनको क्या कहते हैं, सूक्त कहते हैं। तो ये ध्यान देना है कि ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं उन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्त कहते हैं। यही क्वेश्चन है। अभी 2-3 लाइन में देखो 2-3 क्वेश्चन मिल गए। सूक्त का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से बोला गया, है ना। सूक्त का मतलब ये है कि वेद वो देखो मोस्टली ऐसे था कि पहले लिखे नहीं जाते थे, कि ऐसा नहीं था कि भैया ऋषि मुनि लेक्चर दे रहे हैं आप लोग लिख रहे हैं, नहीं, उनको सुना ही जाता था। तो अच्छी तरह से बोला गया, अब अच्छी तरह से बोला गया उसको सूक्त कह दिया। फिर उन्होंने जिनने इसको सुना तो वो उनके पास वो ज्ञान पहुंच गया, लिखने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये विभिन्न देवी देवताओं की सूक्ति में रचे गए। तो सूक्ति में मतलब अच्छी तरह से बोले गए हैं। यहाँ पे मतलब यही है कि तो बहुत जो
अलग अलग के देवी देवता हैं, उनकी तरह इनको बोला गया है, हम बोल सकते हैं सूक्ति में रचे गए। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण थे, तो कौन कौन से देवता हैं? वो इंद्र, अग्नि हो गए, इंद्र हो गया, सोम। तो इन तीनों देवताओं को ऋग्वेद में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इन्हीं का नाम बार बार आता है। तो अग्नि आग के देवता थे, और इंद्र युद्ध के देवता, और सोम आपके किसके हो जाएंगे? सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो ध्यान देना, अग्नि आग के देवता, इंद्र आपके युद्ध के देवता, और आपके सोम आपके एक पौधा है जिससे खास पेय बनाया जाता है, सोम रस जिसको बोलते हैं। हाँ भैया, वही वही, समझ रहे हो? देखो चलिए आगे देखते हैं। तो वैदिक प्रथाओं की रचना ऋषियों ने की थी। तो ये ध्यान दो भैया कि वैदिक जो प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। ठीक है, वहीं पे याद कराते थे, ये नहीं कि लिख के ले गए, नहीं माँ साहब घर से याद करके लाएंगे, कंठस्थ कराना वहीं पे। तो अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। सस्वर मतलब उसको गाकर, ऐसे नहीं कि आपने याद कर दिया, टीचर ने खड़ा किया सुना दिया, नहीं, गाकर कंठस्थ करके अच्छे से स्वर में उसको गाकर बताइए। तो अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही थे, कि हम कह सकते महिलाएं थी, भैया महिलाएं भी होंगी। तो अधिकांश की बात की कि अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले मोस्टली दोनों पुरुष ही थे। कुछ प्रथाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत थी। ये ध्यान देना कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी? तो प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृति भी कह सकते हैं इसको। अब धीरे धीरे ये चेंज होगी। देखो सबसे पुरानी भाषा हम संस्कृत को ही कह सकते हैं, अब ये चेंज होगी क्योंकि संस्कृत तो हर किसी को समझ में नहीं आएगी, और ये केवल ऋषि मुनि तो बोल रहे हैं ना, ऋषियों के द्वारा बोला जा रहा है, हर किसी को पढ़ने को नहीं मिल रहा, केवल वो सुन रहे हैं, और हर कोई इसको पढ़ भी नहीं पाता था। सुनकर तो कुछ लोग ज्ञानी हो गए थे, लेकिन जब सबको अलाउ नहीं था, समझ भी नहीं आता था, तो चेंजेस भी आएंगे, आगे आप देखेंगे हिस्ट्री में। तो वैदिक संस्कृत कहलाती थी। तुम स्कूल जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न थी। मतलब अभी हम लोग प्रेजेंट में जो भी पढ़े ना, तो उससे वो थोड़ी भिन्न थी। देखते हैं क्या भिन्नताएं थी। चलिए कुछ संस्कृत और अन्य भाषाएं दी गई, इनको देख लेते हैं। जैसे लिखा है कि संस्कृत भाषा भारोपीय, भारत यूरोपीय, मतलब संस्कृत भाषा अगर भारोपीय बोले तो भारत और यूरोप में बोली जाने वाली, तो ये भाषा परिवार का हिस्सा। कौन सी? तो भारोपीय भाषा परिवार की है संस्कृत, ये ध्यान देना। और भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया है, आपकी गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, सिंधी, एशियाई, ये सब कैसी है आपकी? एशियाई भाषा। तो एशियाई भाषा मतलब कौन कौन सी होगी? असमिया हो गई, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। अब फारसी तथा यूरोप भाषा की बात करें तो फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं, जैसे आपकी अंग्रेजी है ना, फ्रांसीसी है, जर्मनी है, यूनानी है, इतालवी, स्पेनिश आदि, तो इसी परिवार से जुड़े हुई हैं। और इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए जैसे हम एक शब्द लेते हैं मात्र, माँ संस्कृत में ऐसे लिखा जाएगा, और हिंदी में हम माँ बोल सकते हैं, और इंग्लिश में मदर बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नजर आती है? तो ये क्वेश्चन टाइप के आपसे पूछे जा रहे हैं, क्या इसमें कोई समानता नजर आ रही? तो उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। तो जो दूसरे भाषा परिवार की जो भाषाएं उनको देखते हैं, उदाहरण के लिए जैसे हम पूर्वोत्तर देशों में देखेंगे, जैसे आपका तिब्बत हो गया ना। चलिए इधर देख लेते, क्या हो गया कि तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा आ जाएगी, तो तिब्बत साइड में बोली जाती है। जो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार के हैं। तो दक्षिणी भारत में आप जाएंगे तो ये क्या आपके, ये द्रविड़ भाषा परिवार के आ जाए। अब हम बात करते हैं कि आपके जो मध्य भारत में क्या है, तो झारखंड हो गया, और मध्य भारत के हिस्से में बोली जाने वाली जो भाषाएं बोली जाती हैं उनको हम ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार बोलते हैं। ठीक है, तो जो मध्य भारत है और झारखंड में कौन सी भाषाएं आ जाएंगी, इनको हम ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार बोलेंगे। ये देखो भाषा के आधार पर डिफाइन कर दिया, लेकिन हमारे भारत की यही सुंदरता है ना, अलग अलग तरीका की भाषा, अलग अलग तरीके के लोगों का रहन सहन है, पहनावा है, सबको सम्मिलित किए वो। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा हो गई। तो उन सभी भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, और उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप किस क्षेत्र में हैं और कौन सी भाषा बोल रहे हैं, आप कहाँ से देख रहे हैं, है ना। तो मोस्टली मध्य भारत में ही आएंगे हम लोग। तो हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। तो ठीक है, क्या होता था उच्चारण, मतलब इसको पढ़ा जा रहा था और सुना जा रहा था। तो मैंने आपको बताया कि वैसा नहीं कि टीचर डिक्टेट कर रहे हैं और आप लोग लिख रहे हैं नोट पेन लेके, ऐसा नहीं था। वहीं पे उनको याद करा दिया जाता था।
रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया था। मतलब इनकी जब रचनाएं मोस्टली हो गई थी, फिर उसके बाद इनको बहुत सदियों के बाद, कई सदियों के बाद इसको पहली बार लिखा गया था। और इसे छापने की अगर बात करें तो लगभग मुश्किल से 200 साल पहले इसकी छपाई शुरू हुई है भैया। पहले छपते नहीं थे, तो एक आधी ग्रंथ थे, फिर उसके बाद इसको कॉपी की गई। तो इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं ये भी हमें जानना है। तो इतिहासकार जो पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, और लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा भी लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। भाई जहाँ से लिखित स्रोत मिल जाएंगे तो वो भी देखेंगे, लेकिन हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको लिखित स्रोत मिलेंगे नहीं। फिर भी ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं तो ये भी बताना है। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त मतलब वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजनीय दो नदियां जैसी ब्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। फिर से एक बार दोनों लाइन को रीड करते हैं, समझ लेते हैं कि ऋग्वेद कुछ सूक्त या वार्तालाप के रूप में है। तो विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में जो पूजनीय दो नदियां हैं ब्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो किसके बीच हो रहा है? विश्वामित्र ऋषि के द्वारा और दो नदियां थीं जो देवी पूज्य थीं, ब्यास और सतलज, इनके बीच में एक संवाद एक सूक्त का अंश है। सूक्त मतलब वही आपका कहीं जाने वाली बात है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी और क्लियर होगा। तो मैंने अब वो कल जो वीडियो बनाया था उसमें क्वालिटी कम थी और मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे काफ़ी लोगों के, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट स्लाइड पे ही काम कर रहा हूँ। हाँ, हमारा चेहरा दिखना जरूरी नहीं है, काम की चीज़ें वो डिलीवर होनी चाहिए। ऋग्वेद की पांडुलिपियों का एक पन्ना है, ये जो आपको दिख रहा है। तो बताइए ऐसा लिखा जाएगा, कोई पढ़ लेगा? भाई शॉर्ट हैंड पढ़ी होगी आपने, उर्दू पढ़ी होगी, लेकिन ये कौन पढ़ पाएगा? तो भुर्ज वृक्ष हम लोगों ने क्लास फर्स्ट में पढ़ा था कि भुर्ज वृक्ष था, है ना, कि छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद का सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया गया और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित भी रखी गई है। तो रखना जरूरी है क्योंकि इसी को ट्रांसलेटेड किया गया। तो विश्वामित्र और नदियों के बारे में देख लेते हैं, क्या इनके बीच संवाद हुआ था। गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं। दरअसल डेली क्लास रिकॉर्डिंग करने से थोड़ा हो जाता है डिस्टर्ब, कोई दिक्कत नहीं। तो विश्वामित्र, हे नदियों, आपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई सुक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। देखिए सिंपल से विश्वामित्र ने दो नदियों से आग्रह किया था कि क्या कहा था? हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई। अब बछड़ों को मतलब जैसे गाय होती है ना, तो गाय क्या करती है? अपने बछड़ों को चाटती है, तो वो नीचे को सिर करती है ना, ऐसे कह रहे, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटते हुए दो चमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नहीं, मतलब बहुत तेजी से पहाड़ों से नीचे आओ और इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। मतलब फिर नीचे आकर तुम सागर की तरह एकदम से बहुत तेजी से रथों की तरह बहोगी और तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तो दोनों नदियां नीचे आएंगी जब जाके फिर वो मिलेंगी। तो नदियों ने क्या था वो देखते। तो नदियां कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। तो नदियां यहाँ संवाद में कह रही हैं कि हम जो जल से परिपूर्ण तो हैं पर हम देवता के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता है। हे ऋषि, तुम अपनी प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो ऋषि से उन्होंने कहा, हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? हम अगर एक बार नीचे आ गए तो हमें कोई रोक नहीं सकता, हम अपने रास्ते बनाए हुए और जो देवताओं के द्वारा जो रास्ते बनाए गए उन पर चलते हैं। तो विश्वामित्र फिर कहते हैं, हे वैनो, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। तो विश्वामित्र ने फिर उनसे आग्रह किया कि आप जल का स्तर इतना ऊंचा मत करिए जिससे कि हमारे रथों के ऊपर आ जाए और हम लोग पार नहीं हो पाएंगे। तो इतना नीचे रखिए, उसकी जो धुरी है, पहिए, उनसे नीचे रखिए जिससे हम आसानी से पार कर सकें। तो यहाँ पे नदियाँ कहती हैं कि
संवाद चल रहा है, देखिए आराम से। हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। तो सिंपल सा है, घोड़े तो युद्ध के लिए, गाय को क्या उस टाइम पे माता के रूप में ही पूजा जाता था, क्योंकि वो किसानों के लिए या गरीब लोगों के लिए माता अभी भी कही जाती है। हाँ, तो इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई। तो ठीक है, क्या तुम्हें लगता है कि रथ की महत्वपूर्ण थे? तो अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख था। तो आप बता सकते हैं भाई रथ क्यों जरूरी थे। तो रथ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किन किन साधनों का उल्लेख किया गया था। तो आप ये भी रीड करेंगे, पता चलेगी चीज़ें। तो ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में यह दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु। तो दूसरी नदियाँ कौन सी थी? अब ये ऋग्वेद की प्रार्थना चल रही है, खासकर आपकी सिंधु, सरस्वती और सिंधु, इसकी सहायक नदियों का जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा और यमुना का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है। तो केवल एक बार उल्लेख किया गया, और बकाया आपकी सिंधु है, सरस्वती, इनकी नदियों का काफ़ी बार उल्लेख किया गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते सीधे सीधे लिखे, क्या ज़रूरत है मोटी मोटी किताबों। बचपन से ही 6 से लेकर 12 तक की अच्छे से क्लास की होगी ना, तो लेकिन बताने वाला कोई नहीं था ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं करा रहा हूँ ना, आप पढ़ लीजिए फिर से। हाँ स्पीड से पढ़ेंगे, अब हम अच्छे नंबर लाएंगे। पहले ना नंबर भी मिलते थे तब भी नहीं। अब भैया ज़िंदगी दांव पे लगी है तो एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में बात करते हैं। मवेशी मतलब आपके जो जानवर हो गए, घोड़े होते हैं, रथ तो इनके बारे में देखते हैं। गला जानदा ही डिस्टर्ब कर रहा है। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों, है ना, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। तो किसके लिए? तो ऋग्वेद में मवेशियों के लिए मतलब जानवरों के लिए, और बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की गई। देखो युद्ध, घोड़े क्या है युद्ध में काम आते, मवेशी उनके एक तरफ से परिवार चालक ही होते हैं, क्योंकि वो खाने के लिए दूध उनसे मिलता है और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ना। और बच्चों के लिए मतलब पुत्र की प्रार्थना करते थे। तो ये प्रार्थना है। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता, और इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। हाँ तो उन्हीं को जीत के लाए। लड़ाई वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। तो इस टाइप से भी लड़ाई होती थी कि नहीं वो जगह हम कब्जे आ लेंगे, है ना, क्योंकि वहाँ पे फसल जल्दी हो जाती। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ठीक है, तो युद्ध में जीते गए धन का कुछ जो भाग होता था वो सरदार रख लेते थे, अब जो भी जीत के लाए भैया रख के ले गए, और तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। तो कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी हो गया, उसमें अनाज है आपके, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती, जब बलि चढ़ाई जाती है तो इनकी भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। तो करेंगे ही कि लोग आपस में मिलजुल रहे, कि शांति रहे, सलाह रहे। कोई नहीं चाहता, देखो पहले के लोग भी नहीं चाह रहे थे युद्ध, अभी के लोग भी नहीं चाहते। यहाँ क्योंकि आम जनता ही तो उसमें मरती है क्या। वहाँ ये ऐसे लोग को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा होता था, तो चुनेंगे ही, है ना। तो बहादुर और कुशल योद्धा को चुनते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द हमें बताना क्या है। लोगों का वर्गीकरण काम और भाषा और परिवार के आधार पर है। तो जो लोग जिसका काम करते हैं वो भाषा बोलते हैं, परिवार और समुदाय या निवास स्थान पर या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो और बताना में क्या। ऐसे 2 समूह थे जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया। पुरोहित, जिन्हें हम कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, अभी भी कहते हैं ना। अभी पुरोहित आप संगम अंगम कहीं जाइए तो पुरोहित कहा जाएगा, तो वो ब्राह्मण ही है। तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। तो ऐसे समूह, एक तो पुरोहित हो गया, दूसरे लोग राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी क्या होता था। ये तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, है ना। और ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। अब मतलब ये बाद की जो स्टोरी हम पढ़ेंगे ना हिस्ट्री में, तो वैसे राजा नहीं थे कि इनके पास बड़ी सेना है ना, कर वसूलेंगे, मुगल काल में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। यहाँ पे योग्यता के आधार पर कुछ ना कुछ प्रोसेस होते थे, उससे बनाया जाता था।
अब मुगल काल का पढ़ोगे तो वो उसका राजा का बेटा राजा। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। चलिए देखते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी या अन्य भाषाओं में आज भी होता है। तो जन देखो किसके लिए बताया कि जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का यूज हो रहा था। एक जिनमें से शब्द था आपका जन, और जिसका प्रयोग हिंदी या अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा शब्द था आपका विष, जिससे वैश्य शब्द निकला था। तो इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। उन्होंने कहा कि ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, तो ये आपको आगे बताए जाएंगे। इसलिए हमें पुरु जन या विष या भरत जन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है कि ऋग्वेद में विष है और जनों के नाम मिलते हैं। यदि हम पुरुजन या हमें से विष या भरत जन या विष या युद्ध जन या विष जैसे कई उल्लेख मिलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से इनको पढ़े। अभी इनकी पूरी मीनिंग मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। एनसीईआरटी भाई कुछ छोड़ता नहीं, जो भी वर्ड आएंगे उनको डिफाइन करेगा। तो मैं इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है तो बताइए। विष मतलब ग्राम होता है, बताएंगे। तो जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दसु कहते थे। तो देख लो भैया कि जिन जिन प्रार्थनाओं की रचना की कभी कभी खुद को आर मतलब ज्ञाता ही होता है, तो अपने आप को या हम श्रेष्ठ कह सकते, श्रेष्ठ कहते थे। और अपने जो विरोधियों के उनको दास कहेंगे या दसु कहते थे। दसु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय दास मतलब स्त्रीलिंग दासी शब्द इसी से बना और शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, कि जो मालिक कहेंगे वही होगा। जो भी काम मालिक चाहे थे उन्हें बस सब करना पड़ता था, है ना। तो ये तो समझ रहे हैं, वही हंटरबाजी फिर होगी, नहीं करेंगे तो जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, तो उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम साइड में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। तो देखो क्या हो रहा था उसको देखना। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की, उनको देखते हैं। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखें, हमें देखेंगे आगे जाके। ये शिलाखंड महापाषाण, जैसे बड़ा, महा का मतलब यहाँ बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, तो बड़े पत्थर की ही जो उसको डिफाइन किया गया महापाषाण शिलाखंड नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर, ये लिखे ना, ये वर्डों को देखना। महा मतलब बड़ा, पाषाण मन पत्थर, तो महापाषाण होगा। ये शिलालेख था बड़ा सा। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने लगाए गए थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले ये शुरू हुई। यह प्रथा दक्खन और दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। तो इन्हीं से ये साक्ष्य मिलेंगे बाद में हम लोगों को, इसी को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए। कुछ महापाषाण का जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। तो इनको देखना है क्या है, तो ऊपर भी दिख जाते हैं, अंदर भी होते हैं। देखो ये कब्र बनी है आपकी, यही कब्र देखना। इस तरह के महापाषाण को हम ताबूत या समाधान या शिष्ट, है ना, कहा जाता था। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल है, बड़ा सुराख है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। अब देखो ये दिख रहा है ना, ये होल टाइप का एक, तो अब इधर से जाएंगे, पत्थरों में से जाने के लिए कहीं हो सकता रास्ता। ठीक है, थोड़ा सा पहले अपने इसको बड़ा करके रीड कर लेते फिर आते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। दरअसल क्या है कि महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना पहला हो जाएगा, शिलालेखों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। भाई सिंपल सा है कि ये कब्र बन रही है कि गड्ढे खोदेंगे पहले, फिर शिलालेख लाएंगे जिससे उसको ढकना रहेगा, है, बड़े पत्थरों को तराशेंगे कि जिससे नहीं वो लगा देते हैं नाम प्लेट, हाँ, और मरे हुए को उसमें दफना देंगे। तो
इन सब कब्रों में कुछ समानता है कि सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। तो हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था, अभी कल की क्लास में क्या था कि मिट्टी के बर्तन रखे थे उनको, उनका था कि कहीं ना कहीं मरने के बाद भी इनके बाद ऊपर भी कुछ जीवन रहता है, तो उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी करते थे। ठीक है, तो जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों मतलब ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ देखो ये कलर हम लोगों के इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से कलर, तो ये काले और लाल मिट्टी के बर्तनों का मतलब ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था, इसका यूज करते थे। तो लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिलते। बताइए, ये सब रखते थे। मैंने बताया था कि इनको लगता था कि ऊपर भी जीवन है, उसके बाद उधर क्या करेंगे, तो इसलिए। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था, तो बताएंगे ये भी। तो ये कहीं ना कहीं लोहे दिख रहे हैं, है ना। तो महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान तो इस टाइप के आपको दिख रहे हैं। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार है, तो देख लीजिए ये कुल्हाड़ियाँ टाइप की ये कतार लग रही है, और ये घोड़े के लिए रस्सी से जो मुंह में बांधने के लिए बनाई जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, लोहे की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना है, क्या क्या असमानताएं थी। तो पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की हो रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। तो मानचित्र 2 पृष्ठ नंबर 12 में लिखा है कि ब्रह्मागिरी को खोजो, और यहाँ एक देखो हम लोगों को खोजना है, ये दिमाग में रखना कि ब्रह्मागिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे। कितने, तो ये हम लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ लाइन आ गई कि यहाँ एक व्यक्ति की कब्र से 33 सोने के मनके और एक शंख पाए गए थे। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए थे। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, अभी भी हैं तो वो सारी चीज़ें पैसे भी चलती आई हैं। तो कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी थे। तो जैसे गरीब हैं तो उनके हिसाब से वैसी चीज़ें हमें मिलेंगी कब्र से, जो अमीर थे उनके हिसाब से चीज़ें मिलेंगी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी, देखो वही बात आ गई, हाँ कुछ खास परिवार के लिए थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले, वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा। मतलब समझ रहा, एक कब्र खोद ली, वो मर गए, फिर उसका उनकी फैमिली में किसी और की डेथ हुई तो उसी कब्र को खोद कर फिर से दफनाया गया। तो शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा। ठीक है, ये नहीं सोचना कि एक साथ मर गए होंगे, नहीं, वो तो थोड़ी। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता होता। पोर्ट होल मतलब लोगों ने जो कब्र में देख रहे थे कि होल था वहां से जाने के लिए, हो सकता पोर्ट होल से वहीं से उनको दफनाया जाता। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे कि वो वहाँ पे एक जगह बनाते होंगे कि यहाँ से इसको खोल सकते हैं और यहाँ पे लाश रख सकते, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने द्वारा आ सकते थे। समझ में आया था, जो होल दिख रहा था ना, तो वही सारी चीज़ थे। ये इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र है, इसके बारे में देखना क्या क्या इसमें मिला था। तो इनाम गांव आपका बहुत ज़्यादा फेमस रहता है, हमेशा पूछा जाता है क्या क्या है। तो इनाम गांव को खोजो, यह भीमा की सहायक नदी है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। ठीक, इनाम गांव को खोजो और यह एक भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर देखो जो लिखे यार वर्ड में वही बोल रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं है, ऐसे ही है। तो 3600 से लेके 2700 साल पहले लोग रहते थे यहाँ। बैक्स लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। तो जो बैक्स लोग रहते थे उनको गड्ढे में सीधा दफनाकर लिटाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर, ये भी डायरेक्शन देखना है कि उत्तर की ओर सिर हो गया, और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते। तो देखो वही चीज़ें आ रही, तो वो सबके साथ ऐसी चीज़ें रख रहे हैं कि उन्हें लगता था कि लोग अभी खाएंगे ना मरने के बाद, तो वो सारी चीज़ें। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से बंदूक में दफनाया गया था, बस्ती के बीच में बसाया है। ठीक है, तो अब क्या करें कि एक आदमी था, उसको 5 कमरों वाले मकान में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। तो बस्ती के बीच में बसाया है। घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था, और इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था?
अपने जवाब का कारण बताओ। चलिए आगे देखते हैं क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। तो देखते हैं कंकालों से क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। तो छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन वहीं हम एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं कर सकते, है ना। अब बच्चे ही हैं दोनों से, क्या हम यह पता लगा सकते कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का। तो कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं, मतलब फीमेल का होगा तो कहीं ना कहीं उनसे उनके बाल मिल जाएं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएं जो फीमेल के होते हैं। लिपस्टिक अभी आएगा, लिपस्टिक मिली, चूड़ियाँ मिली। तो कभी कभी कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर यह अंदाज़ा लगाते हैं कि उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था। लेकिन ऐसी समझ की समस्या के साथ समस्याएं भी हैं कि अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। भाई उस समय के तो लोग पहनते थे, अभी के तो नहीं पहनते, है ना। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम से प्रसिद्ध जो वैद्य थे, तो चरक संहिता, आप लोग चरक जी को जानते होंगे, इनको फर्स्ट ये वो थे जिन्होंने सर्जरी की थी। तो आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता लिखी थी, है ना। चरक संहिता नाम की पुस्तक लिखी थी। ये क्वेश्चन ये मिल गया आपको। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर से 360 हड्डियां होती हैं, है ना। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। तो ठीक है, अभी 206 बताई जाती है, उन्होंने 360 बताई थी। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई हुई। हम भाई 32 दांत जोड़ लेंगे, हड्डियों के जो कार्टिलेज हैं, सारी चीज़ें मिला के हो सकता है ऐसे बताया। तो तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े वो तो है ना चिकित्सक हो गए। चलिए इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे वो देखना है। तो इनाम गांव के जो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूँ, देख लो भाई क्या क्या मिला। गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले थे। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली थी। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हाँ, हिरण, कृष्ण मृग, खरा, नेवल, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियां भी पाई गई थी। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला और आपका जामुन, खजूर और कई तरह की जो रस भरी एकत्र की जाती थी। तो मैंने बताया था कि ये लोग बेर जैसे जो किसान थे इधर से उधर घूमते रहते थे ना अपने जानवरों को लेके, तो वो बेरों को इकट्ठा करते थे। और भी रस भरी चीज़ें जैसे खजूर हो गया, जामुन हो गए, आंवला हो गए, इन सबको वो इकट्ठा करते थे। तो चलिए हम लोग पहुंच गए हैं कि देखिए छोटे छोटे चैप्टर, तो मैं तो चाह रहा हूँ कि एक क्लास में 2-2 चैप्टर ख़त्म करा देता हूँ, है ना। कोई मतलब नहीं, जल्दी ख़त्म भी करना। तुम 3000 वर्ष पहले के इनाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि खाने में क्या दिया जाएगा। तो ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए उपयोगी शब्द। वेद आया था, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंगाल, लोहा। निम्नलिखित को सुमेल करना है हमें। क्या सुमेलित होगा, है तो सुक्त के बारे में दिया गया। तो बताइए सुक्त का मैच किससे करेंगे। तो भैया सुक्त जो था आपको तो अभी जस्ट देखा था, अच्छी तरह से जो बोला गया होता था ना उसी को तो करेंगे। सुक्त मतलब बोलचाल वाला। 1 मिनट बड़ा कर लेते थोड़ा सा और। अब ठीक है। तो सुक्त क्या था, सुक्त मतलब अच्छी तरह से बोला गया। ओके, गलत नहीं कर देना। रथ किससे मैच करने, युद्ध में प्रयोग किया जाता था। सिंपल सा है, और कुछ देखो कंफ्यूज नहीं होना, नॉर्मल से दे। यज्ञ क्या था भाई, यज्ञ क्या अनुष्ठान करते थे यज्ञ के लिए। और दास क्या थे, दास गुलाम होते थे। और महापाषाण
तो सजाए गए पत्थर, महा मतलब बड़ा पाषाण, मतलब पत्थर, बड़े पत्थरों को जो सजाया गया जाता था वो महापाषाण थे आपके। अभी जस्ट हम लोग रीड करके आ रहे हैं, कोई नई चीज़ें नहीं है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं कि वाक्यों को पूरा करना है, क्या इसमें आएगा खाली स्थान मतलब भरने हैं। तो लिखा है कि वाक्यों को पूरा करें, स्पेस दिया गया के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसके लिए? मालिकों की सेवा के लिए तो करते थे दासों का उपयोग। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा तो क्या करते थे? मालिक की सेवा के लिए ना, मालिक की सेवा के लिए, सेवा के लिए दासों का प्रयोग। हम मुंह से बोल ही देते हैं, आप लोग वैसे खुद पढ़ रहे हो ना तो आइडिया तो लग रहा होगा क्वेश्चन क्या, लेकिन एक्सरसाइज कराना जरूरी है। इस पे लिखा है कि महापाषाण पाए जाते, तो महापाषाण कहाँ पाए गए थे भाई? दक्खन है ना, जो दक्खन क्षेत्र था, दक्षिणी भारत का जो क्षेत्र था, और उत्तरी पूर्वी भारत, कश्मीर का भी नाम आया था बीच में हम लोगों ने देखा। तो इन सब जगह में महापाषाण मतलब बड़े बड़े पत्थर पाए गए थे जिन पे कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी थी। कहाँ पे? तो दक्खन जाएंगे पहले, अगर जैसे हम भारत का ये नक्शा बनाते हैं तो दक्खन साइड में इधर आ जाएंगे, फिर दक्षिणी भारत तो इधर और नीचे आ जाएंगे, दक्षिणी भारत ये होगा, फिर हम उत्तर पूर्वी आ जाएंगे तो उत्तर पूर्वी ये उत्तर हो गया, ये पूर्वी एरिया इधर आ जाएगा, फिर कश्मीर कहाँ? ऊपर आ जाएगा, कश्मीर सबसे ऊपर जाएंगे। तो इस टाइप से आपकी चीज़ें इसमें खा वाले में नहीं, खा, हाँ खा में बढ़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट लिखा है नीचे कि ऊपर कर लेते हैं इसको, चलिए छोटा कर ले, हाँ दिख रहा है ना। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर का चट्टान स्पेस का काम करते थे। तो जो किसका काम करते भाई? चिन्ह का काम करते थे ना, कि चिन्ह उनको दिख जाता था कि इसमें क्या हो सकता है। यहाँ से वो कब्र को या पहचान के लिए कि यहाँ कब्र का में लाश दूसरी, जैसे एक आदमी मर गया उसको घर में दफनाए, फिर उसी घर में और कोई मरा कुछ दिन बाद तो उसी में दफनाने के लिए चिन्हों का यूज करते थे। पोर्ट होल का इस्तेमाल क्या था? तो पोर्ट होल बताना है भाई। पोर्ट होल के लिए क्या होता था? पोर्ट होल का इस्तेमाल स्पेस के लिए होता था। किसके लिए? तो पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने के लिए पोर्ट होल, मतलब एक इस टाइप का होल था, उसी को हम पोर्ट होल कह रहे हैं। तो पत्थरों से बने हुए जो कमरे थे उसमें जाने के लिए पोर्ट होल के लिए यूज होता था। इनाम गांव के लोग कैसे क्या खाते थे भाई? इनाम गांव के लोग क्या खाएंगे? अनाज खाएंगे ना, फल खाएंगे, फल जैसे ढेर सारे नाम मिले थे लास्ट में, मांस भी खाते होंगे तो खाएंगे ही। तो ये क्वेश्चन थे और आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन हैं। अच्छा ऊपर ही थे, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, चलिए ऊपर वाले देख लेते हैं। कहाँ थे? अच्छा ये पेज ख़त्म हो गया इसमें। तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई उनको देख लेते हैं। वेदों की रचना प्रारंभ में लगभग 3500 साल पहले हुई थी, हम लोग पहले ही भी देख लिए। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई थी। इनाम गांव में कृषकों का निवास तो था लगभग आपका 3600 से लेकर 2700 वर्ष पहले हुआ था, अभी हम लोगों ने देखा। चरक की बात करें लगभग 2000 साल पहले इन्होंने इसके बताया था। 360 हड्डियाँ बताई थी मनुष्य में, वर्तमान में 206। तो ये चीज़ें गलत नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, देखो डायरेक्ट रीड कर लेते हैं, इनका आंसर हम जो भी आएगा वो बता देंगे, थोड़ा टूटा फूटा। आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न है? तो भाई सिंपल सा है कि ऋग्वेद से कैसे भिन्न हो सकती हैं कि जो आज हम जो किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं और वे कैसी थी, जबकि ऋग्वेद का जो उच्चारण था कैसा था? श्रवण किया जाता था, सुना जाता था। और ऋग्वेद की रचना की सदियों के बाद इन्हें लिखा गया, बाद में बहुत दिनों बाद हमने देखा ये लिखी जा रही हैं। तो ऋग्वेद में छपने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था, हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि पुरातात्विकविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते थे? क्वेश्चन नंबर 4 तो कैसे लगाएंगे भाई? जो पुरातात्विक दफनाए गए लोगों की कब्रों से प्राप्त जो वस्तुएं थी ना, वस्तुओं के आधार पर सामाजिक अंतर का पता लगाते थे। जैसे जो आपकी ब्रह्मगिरी का नाम आया था ना, ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र से लगभग 33 सोने के मनके और शंख पाए गए थे। और दूसरी तरफ एक चीज़ और देखी थी हम लोगों ने, कब्र के कंकाल के पास केवल मिट्टी के ही बर्तन मिल रहे थे, है ना। तो यह अंतर दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में हम कह सकते हैं ये भिन्नता के कारण हो सकते हैं या इनके अंतर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि एक राजा, क्या लिखा है कि एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न था? तो एक दास या दासी का जो कष्टपूर्ण जीवन रहता है वो सब लोग जानते हैं, और राजा का जीवन ऐशपूर्ण रहता होगा, मतलब बहुत अच्छा जीवन रहता होगा। तो ये पूर्णतः भिन्न हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। दास या दासी वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें हम राजा द्वारा युद्ध में बंदी बनाया जाता। तो हम लोगों ने रीड किया, देखा कि कैसे जो युद्ध में जो हार गए तो उन्हीं को बंदी बना लिया, फिर उनसे जो काम कराने वो कराते थे। तो उन्हें राजा की जो जायदाद माना जाता था, जायदाद का मतलब कि हाँ उन्हीं के हैं, ये गुलाम बन के रहेंगे, और उन्हें राजा की सभी आज्ञाओं का पालन भी करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कितने क्वेश्चन है? चलिए
अरे देखो एक एक चीज़ करिए, कोई जल्दबाजी नहीं। पढ़ पढ़ रहे हो तो करो। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, पता करो कि तुम्हारे विद्यालय के पुस्तकालय में धर्म के विषय पर किताबें हैं या नहीं। उस संग्रह से किन्हीं 5 पुस्तकों के नाम बताओ। तो अच्छा, ये सारी चीज़ें आप अपनी बुक में उससे देख सकते हैं। देखो कुछ ये काम का लॉजिक का नहीं है भाई, है किसी में नहीं है, धर्म की बात है, तो इसको सब तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक याद की हुई कविता या गीत लिखो। तुमसे उस कविता या गीत को सुनकर याद किया था या पढ़कर। तो बताना है कि आपने जो कविता एक लिखनी है, अब ये ध्यान करना, उसमें ये बताना है आपको कि आपने वो लिख कर याद की या पढ़कर या सुनकर, क्योंकि यहाँ पे स्रोत की बात हुई थी, सुनकर बात हो रही थी, तो उसी के आधार पर छोड़ दीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में लिखा है कि ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण उनके कार्य और उनकी भाषा के आधार पर किया जाता था। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कार्य और भाषा के आधार पर वो तालिका दी गई है नीचे। तो एक मिनट छोटा कर लो। तो इस तालिका में तुम 6 पारित लोगों के नाम का भरो, और इनमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं होनी चाहिए, और प्रत्येक का पेशा और भाषा लिखो। क्या तुम उस विवरण में कुछ और जोड़ना चाहोगे? जो भी चीज़ें आ रही हैं तो आप इनसे ये चीज़ें लिख सकते हैं। 3 पुरुष के नाम लिख दीजिए, 3 महिलाओं के, जो भी वो काम करते हैं आप लिख सकते हैं। और ये चैप्टर नंबर हम लोगों का 4 हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, ये खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का मतलब है क्लास नंबर चैप्टर नंबर 5 में मिलते हैं। और यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर ये 4 करा दिया है, ठीक है। कोशिश करेंगे एक ही क्लास में 2-2 क्लास करा, 2-2 चैप्टर करा दें, जल्दी ख़त्म भी करेंगे, काफ़ी है कवर कराएं। तो रैंकर मैकर के साथ जुड़े रहिएगा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। अच्छे खास सब्सक्राइब आप लोग बढ़ा रहे हैं, और भी बढ़ाएं थोड़ा सा, और जिससे क्या है कि हम और अच्छा कंटेंट कोशिश कर रहे हैं, देखो जितना बेस्ट रहेगा वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।